नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल TG2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और जो हमने पिछली वीडियो बहुत सारी बना कर रखा है वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक थे ऑलरेडी वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए आप सारी वीडियो ज़रूर देखें। इस पूरी वीडियो देखने से आपका मान लो पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 न्यूटन × मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 जूल के बराबर होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन जो होता है मीटर में होता है। इनका जो कार्य का मात्रक जो हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, वो 1 जूल के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 70,000 से लेकर 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर है। और दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, मानव शरीर में 9 मिली एम्पियर की धारा सहन कर सकता है। ये कुछ इसका स्ट्राफ पॉइंट था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएस्टर्स क्या होते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरैखिक प्रतिरोधक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, रैखिक और अरैखिक के बारे में जानकारी, जैसे कि वे प्रतिरोधक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अरैखिक प्रतिरोधक कहलाते हैं, अर्थात जिसमें इसमें वोल्टेज जिस अनुपात में बदलते हैं धारा उनके अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। और रेखिक प्रतिरोध के बारे में बताते हैं आपको, जैसे कि वे प्रतिरोध जो ओम का नियम का पालन करते हैं रेखिक प्रतिरोध कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। बाकी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि R बराबर रो एल अपान ए होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि एल्युमिनियम में ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि रबड़ में हो सकता है, जो कि आप जानते हैं। जैसा कि हम इसमें ऋणात्मक के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक के लकड़ी, अभ्रक हो गए, रबड़, ये सभी होते हैं ऋणात्मक के। धनात्मक में देख सकते हैं वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, धनात्मक ताप गुणांक कहलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है इत्यादि। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1/4 इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों पूरा मान दिया गया, आपको इस फार्मूले पर मान को रखना है, जैसे कि यहाँ पर रख के हल किया गया है, जो कि आप जान सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सिंपल सा है, आप जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप जान सकते हैं, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर डैश डैश क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि अभ्रक का प्रतिरोध घटता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम और जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों चालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान गुणांक धनात्मक होता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और अर्धचालक तथा कुचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जैसा कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं।
चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि जान सकते हैं आप के डब्ल्यू एच विद्युत ऊर्जा डैश डैश के बराबर होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 860 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका टिक पहले से इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर इसके रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। इसकी पीडीएफ हम दे देते हैं। चलिए दोस्तों इसको आप हल भी कर सकते हैं चाहे तो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसका हल करके हम बताएं। चलिए आप इसे ज़रूर हल करना। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत कार के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग क्लास यानी क्लास की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को संक्षेप में CPW, जो ये CPWD लिखा है इसका पूरा नाम होता है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्लास ए इसका राइट आंसर है। चलिए हम और बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इनको सभी को जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे कि वाई की बात करते हैं, इसमें 90 डिग्री होता है, ए में 105 होता है, ई में 120 होता है, बी में 130 डिग्री होता है, एफ में 155 होता है, एच में 180 होता है, सी में 180 से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल्स किस से जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बॉन्डिंग ब्राइंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस से सुरक्षा करना है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें जानते हैं, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से सुरक्षा करना है। इंसुलेटर विद्युत चालक से प्रवाहित धारा के क्षरण यानी लीकेज को रोकता है तथा विद्युत उपकरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को झटके से यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, 16 स्क्वायर mm अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के XLPE कॉपर केबल के 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट अनुमानित निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2290 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान आप जान सकते हैं। चलिए जैसा कि यहाँ पर पूरा मान सभी का दिया गया है दोस्तों, इसे आप याद भी रख सकते हैं। जैसे कि 16 को 2290 एम्पियर दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप XLPE का पूरा नाम भी जान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0.8 ओम हो सकता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, जब 15 वोल्ट का विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो उसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। अगर विद्युत धारा एम्पियर 5 सेकंड तक रहे तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आवेश 20 कूलाम है, ये मान्य नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, V का मान दिया गया, I का मान दिया गया, T का मान दिया गया है। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आप इसे हल करेंगे तो आवेश का मान निकालेंगे तो फिर दोस्तों P बराबर VI होता है। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 45 निकाल लेंगे शक्ति का मान, जो कि दोस्तों फिर इसको निकालने के बाद फिर आप ये सूत्र लगाएंगे W बराबर VIT। यहाँ पर W बराबर यहाँ पर 225 जूल निकालेंगे। फिर दोस्तों इसके निकालने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर रखेंगे आपको R बराबर V/I, यहाँ पर जान सकते हैं आप, जो कि दिया गया है। चलिए
ये सारे मान निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये फार्मूले भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसे ज़रूर याद रखना। चलिए ये सभी फॉलो करेंगे जबकि 20 ये नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, जब D1 बराबर 0.5 D2 है और L2 बराबर 4 L1 और दोनों चालक ताम्र के बने हैं तो प्रतिरोध R1 अपान R2 के बीच अनुपात डैश डैश के तुल्य है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि एक इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, जैसा कि यहाँ पर जान सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान दिया गया। यहाँ पर R1 अपान R2 निकालना है। जैसा कि ये आर बराबर व्यास जो होता है, व्यास का आधा जो होता है आर बराबर होता है, यानी त्रिज्या का व्यास का आधा जो त्रिज्या होती है। यहाँ पर इसका देख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए होता है। यहाँ पर फिर दोस्तों आर अपन R2 रखेंगे, फिर इसके L1 अपान L2 गुणे में A2 अपान A1 यहाँ पर मान रखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा ऐसे आप हल करते चले जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर इसका मान जो निकल कर आ जाएगा एक, इसका सही उत्तर होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसे आप जरूर हल करना और इसे समझना जरूर वीडियो को रोककर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, आर प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दोगुनी लंबाई तक कर्षित किया गया है। यदि आयतन अपवर्तित रहे तो इसका प्रतिरोध होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 ओम 4 रेजिस्टेंस इसका सही उत्तर हो। 4 प्रतिरोध, जैसे कि एक प्रतिरोध यानी एक प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दोगुनी लंबाई तक कर्षित किया गया है। यदि आयतन अपवर्तित रहे तो इसका प्रतिरोध 4 प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक लौह निकिल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकिल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाती है। यह डैश डैश के कारण होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि पेल्टियर प्रभाव इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाकी आप जानकारी देख लेना। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, क्रमशः 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट में गुजरने वाली धारा क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि R1 R2 दिया गया, आपका V दिया गया है। R1 और R2 दोनों जो है इसमें सीरीज में जोड़े गए हैं। फिर दोस्तों इसे सीरीज में जोड़ लेंगे, आप सीरीज में जोड़ेंगे 6 और 3 तो इसका 9 आ जाएगा। फिर दोस्तों फार्मूले लगाएंगे, I बराबर V अपान R, यहाँ पर मान रखेंगे, आपका जो आ जाएगा I बराबर 2 एम्पियर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको कुल प्रतिरोध बताना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 2, यहाँ पर पहले इन्हें आप समांतर में जोड़ेंगे, फिर दोस्तों इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसा कि आप जान सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि त्वरित रोधक इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, लाइटिंग अरेस्टर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। जैसे कि सब स्टेशनों पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, इक्विपमेंट, एपरेटरों आदि की सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन एवं फीडर लाइनों के प्रारंभ तथा अंत में त्वरित निरोधकों का प्रयोग किया जाता है, जो इन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की बिजली के हिल्लोलों को स्टेशन में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी को प्रवेश करा देता है। कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था, आपको जानना बेहद जरूरी है। ये निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज वायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, जो कि कागज इसका सही उत्तर होगा। जबकि दोस्तों चांदी का प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि हम इसमें और जानकारी देखते हैं, जैसा कि उच्च चालकता यानी हाई कंडक्टिविटी अर्थात न्यून प्रतिरोधकता इसमें होती है। जिसमें उच्च चालकता होती है उसमें निम्न प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है इसका, और न्यून ओमिक हानियाँ होती हैं। संरक्षण तथा ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त होता है। ये फ्यूज पदार्थ के रूप में सिल्वर और कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता रखा। अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि हॉर्न गैप, इसका सही उत्तर है। ब्रीदर के बारे में आप सभी लोग को पता ही होगा, जैसा कि ब्रीदर में सिलिका जेल अथवा कैल्शियम क्लोराइड जैसा वायु को सुखाने वाला पदार्थ भरा रहता है, जो ट्रांसफार्मर की श्वसन क्रिया के समय ली जाने वाली वायु की नमी को सोख लेता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है जैसे कि तापीय अधिभार रिले मोटर को ओवरलोड से बढ़ने वाली धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि निम्नलिखित कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक हानि है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है, जो कि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर में उच्च वोल्टता के लिए प्रायः 6.6 किलो वोल्ट से लेकर 130 किलो वोल्ट तक तथा 132 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट तक की वोल्टता 7500 किलो वोल्ट एम्पियर की अधिक वियोजन क्षमता यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में निम्नलिखित कमियां होती हैं। जैसा कि हम आप बात करते हैं, जैसा कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग के खतरे की संभावना होती है और इसके लिए वायु संपीड़क की आवश्यकता होती है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की संभावना अधिक है इसमें, और करंट चोपिंग अधिक होने के कारण अति वोल्टता की संभावना रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? आपको बताना है ये किसका चिन्ह है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये कार्टिज फ्यूज है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एल्युमिनियम को आकर्षक बनाने हेतु डैश प्लेटिंग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि निकिल की प्लेटिंग किया जाता है। जैसा कि निकिल वातावरण में उपस्थित सल्फर के यौगिक द्वारा बदरंग यानी ज़्यादा प्रवाहित नहीं होता है, नहीं होता है जैसे कि चांदी हो जाती है। निकिल एक ऐसी धातु है जिस पर क्रोमियम का लेपन सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की बात हम करते हैं, जैसे कि अम्ल ताम्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाथ कंपोजिशन डैश होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो कि कॉपर सल्फेट यानी H2SO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में धन आयन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि ऋणात्मक ढंग से आवेशित, इसका सही उत्तर है। चलिए, बाकी जानकारी आप देख लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोड सेल है एक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि फोटोवोल्टेइक सेल होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 2 से 5 वर्ष तक होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, सीसा अम्ल बैटरी संचायक बैटरी की लाइफ 2 से 5 वर्ष तक होती है। इसको लगभग 1250 बार आवेशित तथा विसर्जित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि बैटरी कितने एम्पियर इंटू घंटा की विद्युत दे सकती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम बात करते हैं, 1 वाट घंटा दक्षता 2 एम्पियर की वाट घंटा दक्षता सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का मान एम्पियर में तथा लिया गया समय घंटों में लिया जाता है। एम्पियर इंटू घंटा दक्षता, एम्पियर इंटू घंटा की जो दक्षता होती है 85 से 95% तक होती है। वाट इंटू घंटा दक्षता होती है, वाट इंटू घंटा की दक्षता जो होती है 70 से 80% तक होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कि 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो कि 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर जान सकते हैं बैटरी की कैपेसिटी जो होती है एम्पियर इंटू घंटे में होती है, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ऑप्शन द्वारा दिया गया कौन सा हो सकता है, जैसे कि आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि वेबर होता है, ये इसका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा में लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अगला प्रश्न, चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि मृदु इस्पात इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि फार्मूला है, आप सभी लोगों को पता होगा, बी बराबर फाई अपान ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता डैश मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि इकाई से कुछ अधिक होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि ये सभी एल्निको, कार्बन स्टील, एल्कोमैक्स, ये सभी से आप चुंबक बना सकते हैं। स्थायी चुंबक एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक होता है जो कि एक बार चुंबक बनाने के बाद वह अपना गुण नहीं खोता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। 4 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी? सिंपल सा है, आप सभी लोगों को पता होगा। अगर श्रेणी में है तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं, आपका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर जान सकते हैं 0.5 माइक्रोफैरड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक हमेशा डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि इकाई होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डीसी यहाँ पर जान सकते हैं कास थीटा बराबर आर अपान जेड होता है, जेड बराबर आर, और यहाँ पर ऐसे देखते चले जाएंगे जो कि आपका 0 होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मतलब दोस्तों इकाई होता है, सॉरी दोस्तों इकाई होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि धारा वोल्टेज से आगे चलती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति व्यय जो है 0 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। धारा जो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। अगला प्रश्न आप जान सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पर, यदि एक कंडक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है तो उसे 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा आप जान सकते ऑप्शन नंबर बी जो कि सही उत्तर होगा। जैसा कि कॉइल में कम करंट प्रवाहित होगा और कंडक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है कि इसमें अधिकतम वोल्टेज कितना होगा, ये मान दिए गए हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर जान सकते हैं, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि 50 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यदि पीटी वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक यानी पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप जान सकते हैं, पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति होता है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि पीए यानी आभासी शक्ति इतनी है और वास्तविक शक्ति इतनी है और प्रतिघाती शक्ति इतनी है? जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी शक्ति बराबर यानी रूट में होता है p² प्लस PT² प्लस PR², यानी इसका पूरा मान दिया गया है। जैसे कि PT बराबर वास्तविक शक्ति, PR प्रतिघाती शक्ति और PA आभासी शक्ति, ये इसका फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि वास्तविक शक्ति पीटी यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक शक्ति बराबर देख सकते हैं आप वोल्टेज गुणे धारा गुणे कास फाई, जो कि एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न,
घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, भारत में चाहे संचरण हो या वितरण या सर्विस मेंस या घरेलू आपूर्ति, जगह हर जगह जो है एसी की सप्लाई 50 हर्ट्ज ही होती है, जो कि आप जान सकते हैं। आवृत्ति निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/T, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V और आवेश Q को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए जाने के लिए किए गए कार्य W का मान होगा। W बराबर सभी लोग पता होगा, W बराबर V Q होता है, जो कि आप देख सकते हैं। कार्य बराबर आवेश गुणित विभवांतर होता है, Q बराबर CV, W बराबर Q इंटू V होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि टंगस्टन का बना होता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई यानी पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है, डेड डैश की कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि 2 गुना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने पर उद्देश्य मतलब संयोजित यानी जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भू इलेक्ट्रोड का भू प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट परीक्षण वोल्टता प्रयोग की जाती है। प्रकिलो यानी स्पाइक्स की विभिन्न दूरियों स्थितियों के अधीन 4 परीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षण में मापित धारा 3.8 एम्पियर और 1.9 एम्पियर, 2.6 एम्पियर और 3.1 एम्पियर प्रतिरोध के निम्नलिखित में से किस परिकलित मान का विचार किया जाना है? सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 4 मानों का औसत, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया, आप यहाँ पर जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक छोर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल डेड डैश से जुड़ा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि ऋण छोर, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप जान सकते हैं, एक पीएन पदार्थ में जब त्रिसंयोजक तत्व के एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि छेद कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि सिलिकॉन से किया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सोलर सेल एक फोटोवोल्टेइक यंत्र है, सिलिकॉन का एक कार्यकारी तापमान अधिकतम लगभग 180 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक होता है, जबकि जर्मेनियम का अधिकतम कार्यकारी तापमान 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनमें से सबसे निम्न अशुद्धि कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि बेस, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस को सबसे कम मात्रा में डोप्ड किया जाता है, जबकि उत्सर्जक को सबसे अधिक तथा संग्राहक को सामान्य मात्रा में डोप्ड किया जाता है। अगला प्रश्न, सीई यानी कॉमन इमीटर अवस्था में ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लगभग डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 500 वोल्ट होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कट ऑफ मोड में एक ट्रांजिस्टर को खुले स्विच के रूप में प्रयोग करने हेतु उत्सर्जक बेस का जंक्शन को डेड डैश बायसित और संग्राहक बेस जंक्शन को डेड डैश बायसित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि पश्च, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि कट ऑफ मोड में एक ट्रांजिस्टर को खुले स्विच के रूप में प्रयोग करने हेतु उत्सर्जक बेस जंक्शन को पश्च बायसित और संग्राहक बेस जंक्शन को रिवर्स यानी पश्चिम बायसित किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एनपीएन
ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रचालन तापमान की बड़ी सीमा, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पीसीएम का अर्थ क्या है? आपको पीसीएम का पूरा नाम बताना है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि EEPROM इसका सही उत्तर है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि आप जान सकते हैं। और हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों यह एक हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कि कंप्यूटर को प्रोग्राम यानी संचालित करने का निर्देश देती हैं। रैम, डी रैम और एच वोल्टेक मेमोरी है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई में होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समानांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज ईबी का मान शून्य हो तो आउटपुट का मान क्या होगा? सिंपल सा है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0.7 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रांसफार्मर, इसका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, डायोड, आईसी तथा ट्रांजिस्टर युक्त स्विच की भांति ये कार्य कर सकते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर नहीं करता। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थैतिक उपकरण है जो कि एक परिपथ से दूसरे परिपथ में एसी वैद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकता है, जो कि एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट उपकरण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि डायोड, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ट्रायोड, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 8 बिटों का सम्मिलित कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बाइट, इसका सही उत्तर है। बाकी आप सभी इकाई देख सकते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 जीबी होता है, जो कि 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट, जो कि आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 1 किलो बाइट लगभग कितने बाइट के बराबर होता है? आप अभी आपको बताया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 8 बिट होते हैं, जो कि आप जानते हैं। 1 बिट में कितने निबल्स होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 निबल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्वर्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि नॉट गेट, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हम अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल से आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, जैसा कि दोस्तों हम इसमें जान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो कि फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए, और स्विच बोर्ड जो है 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। आयोग ने तो इसे क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 मीटर माना है, जो कि इसका सही होता है। ऑप्शन नंबर बी 2.5 मीटर इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, जो कि सबसे सुरक्षित होती है। इसमें दोस्तों कंड्यूट पाइप यानी पीवीसी या वीआईआर लगाकर किया जाता है। इसमें बैंड, एल्बो, सैंडल आदि लगाई जाती है। ये वर्कशॉप, सिनेमा घर आदि में लगाया जाता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रल हेतु वायरिंग में प्रयुक्त तार का रंग क्या होता है? आप सभी को पता होता है, जो कि काला होता है, और अर्थ में जो कि हरा होता है, जो कि आरवाईबी जो होते हैं ये फेज होते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, जब किसी स्थापन यानी इंस्टॉलेशन में 10 एम्पियर का प्रवाह रिसाव यानी लीकेज धारा हो तो प्रवाह को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए।
लीकेज धारा का मान जितना कम होगा विस्थापन के लिए सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न, आर्मेचर में वाइंडिंग डैश डैश जुड़ी हुई होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों श्रेणी कुंडलित जनरेटर में क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो तथा शंट कुंडली जनरेटर में क्षेत्र कुंडलियों को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, यांत्रिक दृष्टिकारी है क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कम्यूटेटर और ब्रूस इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर, इसका मुख्य कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करना तथा उसे बाह्य परिपथ में भेजना। ब्रूस गियर जो होता है, ब्रूस का कार्य दिक् परिवर्तक से धारा को एकत्र कर बाह्य कार्य परिपथ में भेजना। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें यांत्रिक दृष्टिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसी डीसी मशीन में यदि पोलों की संख्या n, आर्मेचर स्पीड जो है आरपीएम में हो, तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? आप सभी को पता होता है, ये फार्मूला है PN 120 F 120 PN बटे 120, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि आप देख सकते हैं n बराबर 120 F इंटू पी होता है, F अपान पी होता है, जो कि आप जान सकते हैं। F बराबर NP अपान 120, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मशीन में लव हानि निम्नलिखित में से होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्मेचर रोटर इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है और काफ़ी इसमें टाइम लगता है। और दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और जो हमने पिछली वीडियो बहुत सारी बनाकर डाली हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मशीनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लैप तथा तरंग वाइंडिंग दोनों का प्रयोग हम करते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि संकेंद्रित वाइंडिंग का प्रयोग अल्टरनेटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं, यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है, ये इसका नहीं है। चलिए बाकी आप सभी देख लेना, ये सभी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। जैसा कि चुंबकन प्रभाव, क्रॉस चुंबकन प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि एक 220 वोल्ट डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.5 ओम, यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है तो क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि इसका पूरा मान दिया गया, आप यहाँ पर ईबी बराबर निकालना। फार्मूला होता है V बराबर EB प्लस IA इंटू RA। यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका जो दोस्तों ये डीसी मोटर के लिए होता है, आपको जनरेटर के लिए निकालना है, तो दोस्तों ये वाला मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 210, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, उम्मीद है दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी, अगर क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक 440 वोल्ट शंट मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है। प्रति विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। सही उत्तर दोस्तों, जैसे कि आप इसे हल करेंगे आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 425.8 वोल्ट, इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, आपको फार्मूले पर रखना है। जैसे कि दोस्तों ये फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर आपको मान रखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आगे हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 एम्पियर प्रदान करता है, तो शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50 एम्पियर और 0.03 ओम और जनरेटर में निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की गणना करें। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों ये पूरा मान दिया गया, आपको इस फार्मूले और पहले मान रखना है।
पहले शंट निकालना है, शंट निकालने के बाद फिर आर्मेचर निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर शंट वाला रखेंगे, फिर इससे घटा देंगे तो आपका जो आपका आर्मेचर वाला निकल कर आ जाएगा। आर्मेचर निकालने के बाद फिर दोस्तों इस फार्मूले पर विद्युत वाहक बल निकालेंगे। यहाँ पर V का मान रखेंगे, आर्मेचर धारा और प्रतिरोध यहाँ पर पूरा रख के यहाँ पर इसे हल करेंगे। आपका जो उत्तर आ जाएगा 243.35 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसके लगभग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक मोटर के घूर्णन की दिशा डैश डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। आप सभी को पता होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसका सही उत्तर होगा। दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए डैश डैश प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 4 पॉइंट का हम कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं और सीरीज के लिए 2 पॉइंट का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 10% इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि लेमिनेशन एवं इंसुलेशन पतले विद्युत रोधन पदार्थ का बनाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है और करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। अगला प्रश्न, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम बात करते हैं, विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह एक उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसके प्राथमिक में अधिक वर्तन तथा अधिक टर्न तथा द्वितीयक में कम टर्न का प्रयोग किया जाता है। इसका द्वितीयक वोल्टता का समानता जो है 110 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, इसका डायग्राम भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का इनपुट की तुलना में निम्न इनपुट आउटपुट वोल्टेज होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि अवक्रम ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट विभव इनपुट विभव की तुलना में निम्न होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समान आवृत्ति पर विभव को निम्न जबकि धारा को उच्च करता है। अगला प्रश्न, गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, किस पर आधारित है। सॉरी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, दो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि समान किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये सही नहीं है। जबकि समान फेज का अनुक्रम होना चाहिए, समान आवृत्ति होनी चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति को पहचानिए। आपको बताना है कि कौन सी आकृति। सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर है ये। अगला प्रश्न, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0% होती है। जैसा कि दोस्तों वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं, लेकिन जबकि वास्तविक ट्रांसफार्मर पर लोड होता है तो उसकी क्रोड में हानियाँ होती हैं, जिन लव हानियाँ कहते हैं, तथा परिणामी श्रेणी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में ताम्र हानियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर की एक युक्ति है जो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम आती है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से फ्रीक्वेंसी मीटर एक प्रतिरोधक के माध्यम से एसी मेन से जुड़ा लेमिनेटेड कोर चुंबकीय विद्युत चुंबक
का होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर एक प्रतिरोधक के माध्यम से एसी मेन से जुड़ा लैमिनेटेड कोर विद्युत चुंबक होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, वायु घर्षण द्वारा अवमंदन बलाघूर्ण टार्क किसके द्वारा विकसित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि चालित सिस्टम यानी गतिमान लंब पर लगे चालित विन द्वारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम को माप सकता है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं, वे उपकरण जो तुलनीय तरीके के उपयोग किए जाते हैं वे डेड डैश क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि वोल्ट मीटर और आवृत्ति मीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है तथा इसे परिपथ के पार्श्व में जोड़ा जाता है, आवृत्ति मीटर को आवृत्ति मापी जाती है। अगला प्रश्न, डेड डैश का उपयोग करके एसी आपूर्ति रेखा की आपूर्ति को मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मीटर इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रीड प्रकार का, विद्युत डायनेमिक प्रकार का, मूविंग आयरन प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि ओम मीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, ओम मीटर द्वारा अज्ञात प्रतिरोध सीधे मापन हेतु ओम में पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, अधिकतम मांग सूचक 1 मीटर है जो डेड डैश को रिकॉर्ड करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि उपभोक्ता की अधिकतम मांग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों डेड डैश से संबंधित यंत्र हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, गतिशील चुंबकीय यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों विद्युत चुम्बकीय यंत्र से संबंधित हैं। मूविंग कॉइल यंत्र केवल डीसी पर कार्य करता है तथा मूविंग आयरन यंत्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। मूविंग कॉइल पीएमएमसी का पैमाना समरूप यानी लाइनर होता है, जबकि मूविंग आयरन यानी एमआई का पैमाना असमरूप होता है यानी नॉन लीनियर होता है। अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आप इस सभी को पता होगा, ये ट्रांसफार्मर के बारे में अभी हम आपको बताए हैं, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि निम्नलिखित में से एसी या डीसी वोल्टेज समय अवधि फेज संबंध और आवृत्ति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि सीआरओ का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि सीआरओ में जो है एसी और डीसी दोनों वोल्टेज को अवधि को माप सकते हैं हम। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, आवृत्ति, कालांतर आदि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीआरओ को मूल रूप से 3 अंगों में विभाजित किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब और पावर सप्लाई और प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर के रूप में बांटते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि केल्विन ब्रिज का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेड डैश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलता है, इसका क्या कारण है? सही उत्तर दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर घूर्णी स्टेटर के चुंबकीय अभिवाह की दिशा में चलता है, इसका कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि लेंज का नियम इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पर जान सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि एक सर्पी वलय प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है
तो यह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, इस गति पर घूर्णन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिंक्रोनस गति, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल विधि स्लिप रिंग मोटर, प्रेरण मोटर में प्रयुक्त की जाती है। स्लिप रिंग मोटर जो है, प्रेरण मोटर जो है, मोटर का रोटर फेज बाउंड होता है, इसमें अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध लगाकर प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ाया जाता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग के लिए प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यह स्टार्टर परिवर्तनीय प्रतिरोध के सिद्धांत से रोटर परिपथ में धारा का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्लॉट में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि 3 फेज एसी आपूर्ति दिए जाने के बाद यह क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंड स्लॉट में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है, या 3 फेज एसी आपूर्ति दिए जाने के बाद यह चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन कर सके, और मोटर में परिणामी फ्लक्स का फाई का मान 3/2 फाई होता है। मोटर में चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक गति में घूमता है। अगला प्रश्न आपको बताना, जैसे कि दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन, यहाँ पर आपको कथन दिए गए, कथन में आपको बताना कौन सा कथन आपका सही है। जैसे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसे एप्लीकेशन प्रयोग होती हैं जहाँ पर प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक या गति में कम वेरिएशन की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन दिया गया, यूनिवर्सल मोटर आमतौर पर क्रेन, क्रशर, बाल और साग मिल में प्रयोग किया जाता है। क्या आपको बताना है इसमें कौन सा सही है? राइट आंसर दोस्तों केवल एक सही है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक वाला सही, जो कि फर्स्ट कथन सही, जो कि दूसरा गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम आपको बता देते दोस्तों, इसका फार्मूला भी आप देख लीजिएगा। जैसा कि हम आपको बताते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसके रोटर परिपथ से अलग प्रतिरोध लगाकर प्रतिरोध यानी बलाघूर्ण बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर बहुत उच्च गति की एक फेजी फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर है, जिसका उपयोग घरेलू उपकरण में किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप जान सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोर लेमिनेटेड होती है। यूनिवर्सल मोटर के निम्न लाभ देख सकते हैं आप। इसकी गति उच्च होती है, 3600 आरपीएम से लेकर 25,000 आरपीएम तक होती है। यह उच्च पावर आउटपुट देता है और यह उच्च बलाघूर्ण देता है। इसकी एडजस्टेबल गवर्नर के साथ परिवर्तित गति है। अगला प्रश्न, टार्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधक को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यूनिवर्सल मोटर, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न, जो कि डैश को मिक्सर ग्राइंडर के सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, यह दोनों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इसमें होती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि दोस्तों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को मिक्सर ग्राइंडर के सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर में उपयोग किया जाता है। सार्वत्रिक मोटर को एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर चलाया जाता है। यूनिवर्सल मोटर एक एसी सीरीज की मोटर होती है, जिसका बलाघूर्ण गति और बलाघूर्ण दोनों उच्च होते हैं। अगला प्रश्न, बिजली घरों तथा रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि सिंक्रोनस मोटर का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसके मदद से एक साथ एसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि स्लिप रिंग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रति इकाई में XD के बीच संबंध क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि SCR बराबर 1/XD इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप जान सकते हैं, जैसा कि दोस्तों प्रकाश सजावट की तकनीकी में संपूर्ण प्रकाश की प्रतिशतता जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से नीचे गिरने हेतु बनाई जाती है, क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 60 से 90% इसका राइट आंसर आएगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, अर्ध प्रकाश प्रणाली में प्रकाश 60% से 90% भाग के नीचे की तरफ फर्श पर जाता है। इस प्रकाश में चमक या चौंध भी कम होती है। इस प्रणाली में प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कमरों में की जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, लैंप जो सामान्यतः 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि निर्वात भारित लैंप इसका राइट आंसर है। जो कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लैंप के बारे में पूरी जानकारी, यहाँ पर इसके पूरे भाग भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, जब भी प्रकाश किरणें एक अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, प्रकाश का प्रसार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों छिद्रावेषण यानी फॉल्ट वाइंडिंग तकनीकी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना इसका सही उत्तर होगा। जो कि दोस्तों इसका प्रयोग 220 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक मर्क्यूरी वेपर लैंप डेड डैश से भरा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मर्क्यूरी पारा यानी मर्क्यूरी वेपर लैंप इसका राइट आंसर है। जो कि दोस्तों हम इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी वेपर लैंप मर्क्यूरी पारा जो है भरा होता है। इन लैंपों का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। लगभग ये 3500 घंटे तक कार्य करते हैं। अगले प्रश्न जानने से पहले इसका पॉइंट देखते हैं, जैसे कि दोस्तों इनका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा पार्कों आदि में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, 3 फेज 4 वायर और 3 वायर DC सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को डेड डैश के अनुपात में दिखाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1.867 अपान कास स्क्वायर 5 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता सिरोपरी लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार में भूतल से 1.5 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5.79 इसका 791 इसका राइट आंसर। इससे ऊंचा अधिक नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता लाइन के चालक तार की ऊर्ध्व ऊंचाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2.439 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पादन केंद्र में अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर में संयोजित करने वाली लाइन कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेन फीडर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों विद्युत उत्पादन केंद्र में अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर में संयोजित करने वाली लाइन मेन फीडर कहलाती है। और हम अगला पॉइंट देखते हैं, जैसा अगला प्रश्न है, DC की अपेक्षा AC पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इसमें निम्न लागत पर पारेषण, सरल वोल्टता पर परिवर्तन और सरलता से DC परिवर्तनीय, ये सभी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों आज के हमारे पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए, जो कि काफ़ी लंबी वीडियो थी दोस्तों। ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। और दोस्तों आपका इसमें पूरा सिलेबस भी इलेक्ट्रीशियन का कवर हो जाएगा, जो कि जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले ही हमने ख़त्म कर दिया है। अब जो बड़े टॉपिक है उनसे ज़्यादा प्रश्न चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।